विज्ञान हमें कमाल की खोजों तक ले जाता है ना? लेकिन सोचिए, जब रिसर्च इंसानों पर की जाती है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम ज्ञान और इंसानी सुरक्षा के बीच वो नाजुक संतुलन आखिर बनाते कैसे हैं? तो चलिए आज बात करते हैं उन्हीं गुमनाम संरक्षकों की, जो इस संतुलन को बनाए रखते हैं। यही वो सवाल है जो हर उस रिसर्च की नींव में होता है जिसमें इंसान शामिल होते हैं। चाहे कोई नई दवा हो, कोई मनोवैज्ञानिक स्टडी हो या फिर कोई सामाजिक प्रयोग, तरक्की की चाहत और इंसानी सुरक्षा के बीच हमेशा एक महीन रेखा होती है। तो फिर इसका जवाब क्या है? जवाब इस एक वाक्य में छिपा है। ये सिर्फ एक मिशन स्टेटमेंट नहीं है, ये एक वादा है। और इसी वादे को हकीकत में बदलने के लिए एक खास सिस्टम बनाया गया है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए इन संरक्षकों से मिलते हैं। इन्हें कहते हैं इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड या शॉर्ट में IRB। ये रिसर्च की दुनिया में एक बहुत ही ज़रूरी किरदार निभाते हैं, अक्सर पर्दे के पीछे रहकर। यहाँ सबसे ज़रूरी शब्द है स्वतंत्र। IRB एक ऐसी कमेटी होती है जो रिसर्चर्स से, हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी से अलग होकर काम करती है। ऐसा इसलिए ताकि उनके फैसले सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर केंद्रित हों, स्टडी में हिस्सा ले रहे लोगों की सुरक्षा। तो सवाल ये है कि IRB की जरूरत पड़ती कब है? देखिए, मोटे तौर पर 3 सिचुएशंस में। पहली, अगर रिसर्च को सरकारी फंडिंग मिल रही है। दूसरी, अगर ये किसी FDA रेगुलेटेड प्रोडक्ट जैसे कोई नई दवा या डिवाइस से जुड़ा हुआ है। और तीसरी, कई यूनिवर्सिटीज और अस्पताल अपनी पॉलिसी के तहत हर ह्यूमन रिसर्च के लिए इसे जरूरी मानते हैं। और इनके पास सच में काफी ताकत होती है। एक IRB किसी भी स्टडी को हरी झंडी दे सकता है, उसमें सुरक्षा के लिए बदलाव करने को कह सकता है, या अगर उन्हें लगता है कि जोखिम बहुत ज्यादा है तो उसे पूरी तरह से रोक भी सकता है। अच्छा, तो इस पावरफुल कमिटी में होता कौन कौन है? क्या ये सिर्फ वैज्ञानिकों का एक ग्रुप होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक असरदार IRB की बनावट ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि इस टीम का हिस्सा कौन कौन है। हर IRB में कम से कम 5 सदस्य तो होने ही चाहिए। अब ये संख्या सुनने में छोटी लग सकती है, पर ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले अलग अलग नजरिए मौजूद हों। वैसे असल में कई बोर्ड इससे कहीं बड़े होते हैं। अब इस कंपोजिशन की सबसे दिलचस्प बात है इसका संतुलन। कानून कहता है कि बोर्ड में कम से कम एक वैज्ञानिक हो जो रिसर्च की तकनीकी बारीकियों को समझे, और साथ ही एक गैर वैज्ञानिक सदस्य भी हो जो एक आम इंसान के नजरिए से चीजों को देखे। और हाँ, एक बाहरी सदस्य का होना भी जरूरी है जो उस संस्थान से जुड़ा ना हो, ताकि वो बिना किसी दबाव के समुदाय के हितों की बात रख सके। और ये विविधता सिर्फ प्रोफेशन तक ही सीमित नहीं है। एक IRB में सिर्फ पुरुष या सिर्फ महिलाएं नहीं हो सकती। बोर्ड को उस समाज का आईना होना चाहिए जिसकी वो सेवा कर रहा है। और अगर रिसर्च में बच्चे या कैदी जैसी कोई कमजोर आबादी शामिल है, तो बोर्ड में ऐसे एक्सपर्ट का होना अनिवार्य है जिन्हें उस आबादी के साथ काम करने का अनुभव हो। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि IRB क्या है और इसमें कौन लोग होते हैं। अब असली सवाल, वो अपना फैसला लेते कैसे हैं? उनके पास एक सख्त 7 पॉइंट की चेकलिस्ट होती है जिससे वो हर रिसर्च को परखते हैं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करती है। पहले 4 मानदंड तो रिसर्च की नींव है। IRB सबसे पहले पूछता है, क्या जोखिमों को कम से कम किया गया है? फिर, क्या इस रिसर्च से जो फायदे हो सकते हैं वो इन जोखिमों से ज्यादा है? इसके बाद, क्या प्रतिभागियों का चुनाव निष्पक्ष है? मतलब ऐसा तो नहीं कि बोझ किसी एक ही ग्रुप पर डाला जा रहा हो। और सबसे जरूरी, क्या लोग पूरी तरह से समझकर अपनी सहमति दे रहे हैं? फिर सवाल और आगे बढ़ते हैं। क्या स्टडी के दौरान प्रतिभागियों की सुरक्षा पर नजर रखने का कोई प्लान है? क्या उनकी निजी जानकारी को सुरक्षित रखा जाएगा? और आखिर में, जैसा हमने पहले भी बात की, क्या कमजोर समूहों के लिए कोई खास सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं? इन सब सवालों का जवाब हाँ में होना चाहिए। यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। निजता यानी प्राइवेसी ये लोगों के बारे में है, उनके शरीर, उनकी जगह और उनकी जानकारी पर उनका कंट्रोल। वहीं दूसरी तरफ गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी डेटा के बारे में है। मतलब जब रिसर्चर के पास जानकारी आ जाती है तो उसे सुरक्षित रखने और किसी से शेयर न करने का जो वादा है वो है गोपनीयता। IRB इन दोनों की रक्षा करता है।
और इस बात पर जितना जोर दिया जाए कम है। जब रिसर्च में ऐसे लोग शामिल होते हैं जो शायद पूरी तरह से अपनी रक्षा न कर पाएं, जैसे बच्चे, मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति या कैदी, तो आईआरबी की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरह के शोषण को रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं। एक बात समझना बहुत जरूरी है, आईआरबी और रिसर्चर्स दुश्मन नहीं है, वो एक टीम है, एक पार्टनरशिप में है। नैतिक रिसर्च एक साझा जिम्मेदारी है और इसमें रिसर्चर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये दरअसल एक लगातार चलने वाला संवाद है। रिसर्चर्स को हर कदम पर पारदर्शी रहना होता है, अनुमति का इंतजार करना, किसी भी बदलाव के लिए पहले पूछना और अगर कुछ भी अनपेक्षित होता है तो तुरंत रिपोर्ट करना। ये सब विश्वास और जवाबदेही पर बनी एक साझेदारी है जिसका एक ही लक्ष्य है, प्रतिभागियों की सुरक्षा। तो आखिर में हम उसी सवाल पर लौटते हैं, जब हम विज्ञान के अज्ञात को खंगालते हैं तो आईआरबी हमें ज्ञात जोखिमों से बचाता है। ये एक ऐसा सुरक्षा जाल है जो ये सुनिश्चित करता है कि ज्ञान की खोज में मानवता पीछे ना छूट जाए। और यही वो शक्ति है जो तरक्की और सुरक्षा के बीच उस नाजुक संतुलन को हमेशा कायम रखती है।